सुने, यूरिन और सम्राट द्वारा अपनी सेना को सोलोम के राज्य पर हमला करने के लिए ले जाने की खबर तेजी से फैल गई। बीट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि पुनर्जन्म के बाद उसे उस लड़के से मिलने का अवसर मिलेगा जिसके लिए वह दिन रात तरसती थी। यह खबर बहुत अचानक आई जिससे वह स्तब्ध और अवाक रह गई। तुरंत उसके दिमाग में स्टिका की छवि उभरी। वह लड़का जिसे वह जानती थी वह चंद्रमा की तरह कोमल और शांतिपूर्ण प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। एक खतरनाक व्यक्ति जिसका भावहीन चेहरा था, जिससे ये जानना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। लड़का हमेशा कोमल प्रकाश दिखाता था, लेकिन फिर भी इतना तेज था कि उसे अपने दिल में उमड़ती प्रशंसा को छिपाने के लिए मजबूर कर देता था, और वह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। बीट्रिक समझ नहीं पा रही थी कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ था। स्टिका जैसे किसी व्यक्ति को बिना किसी घोषणा के एक छोटे से राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करेगा, यह उस व्यवहार की तरह बिल्कुल नहीं था जो वह इस समय उसके बारे में जानती थी। स्टीवर्ट वेस्टन ने चिंतित होकर आपके महामहिम से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। राजा सोलम ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहने लगा, मुझे पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हमेशा येनिन होगा। राजा की प्रतिक्रिया ने एक पल के लिए बीट्रिक को चौंका दिया, यहाँ तक कि रानी ने भी खबर सुनने के बाद कोई डर नहीं दिखाया। एक राज्य के 2 प्रमुख एक दूसरे के साथ शांति से बातचीत कर सकते हैं, ये सुनकर कि उनके राज्य पर एक शक्तिशाली बल द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, राजा ने भी उत्साह से व्यक्त किया, ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। जिसने रानी को उसे सूक्ष्म रूप से याद दिलाने के लिए प्रेरित किया, प्रिय, मुझे नहीं लगता कि अब ये कहने का उपयुक्त समय है यहाँ पर। बड़ी बहन ने खेद व्यक्त करते हुए आह भरी, इसलिए इस साल सब्जी रानी प्रतियोगिता नहीं होगी। इस जानकारी ने अन्य 2 बहनों को क्रोधित कर दिया। राज्य के आक्रमण के बारे में वे जिस चीज से चिंतित थे वह सिर्फ एक छोटी सी सब्जी रानी प्रतियोगिता थी। इसके विपरीत उन्हें भविष्य में अपने अधिकार को खोने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बातचीत और भी जीवंत हो गई क्योंकि एक नया विषय था जिससे बीट्राइस को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक डुकल परिवार की महिला योद्धा के रूप में एकमात्र बाहरी व्यक्ति थी। उसने सोचा कि इस समय स्वाभाविक प्रतिक्रिया डर से कांपना चाहिए, फिर भी जब मौत का सामना करना पड़ता है तो वे शांत रह सकते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। अपनी जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ, बीट्रिक ने पूछा कि क्या आप सभी डरते नहीं हैं कि युद्ध हम सभी को मिटा सकता है? उसने बहुत गंभीर स्वर में कहा, जिससे राजा ने आह भरी और उसे आश्वस्त किया कि यूरानन एक शक्तिशाली देश है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे राजा ने लापरवाह और मासूमियत से मैश किए हुए आलू को अपने मुंह में डालने से पहले कहा, यहाँ के लोग मानते हैं कि किसी बड़ी शक्ति द्वारा आक्रमण किया जाना निश्चित रूप से अप्रिय होगा, लेकिन फिर भी वे सुरक्षित रहेंगे। आखिरकार 500 साल का इतिहास इसकी गारंटी देने के लिए पर्याप्त है। इस बिंदु पर बीट्रिक को एहसास हुआ कि इतने लंबे समय तक शांति बनाए रखने की उनकी क्षमता प्रभावशाली थी, लेकिन उनके पास उस ताकत का विरोध करने का कोई साधन नहीं था जो इस समय आक्रमण करना चाहती थी। महिला प्रमुख ने सभी का सामना किया और गंभीरता से अपने मन की बात कही, मृत्यु ही एकमात्र शर्म की बात नहीं है, ऐसे कई अन्य तरीके हैं जो किसी राष्ट्र के पतन का कारण बन सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, राजा बगल में बैठा राजा इतना भावुक हो गया कि वह अपने पिता की अत्यधिक प्रतिक्रिया देखकर फूट फूट कर रोने लगा। बीट्रिक वास्तव में अपनी सबसे छोटी बेटी के शब्दों को सुनने के बाद क्षण भर के लिए अवाक रह गई। राजा इतना भावुक हो गया कि वो ये विश्वास करते हुए फूट फूट कर रोने लगा कि जिस बेटी से वह प्यार करता था वह अपने पुनर्जन्म के बाद वास्तव में बड़ी हो गई थी। बीट्रिक को सोलेम शाही परिवार से अनगिनत आश्चर्य मिले थे, वह समझ नहीं पा रही थी। 3 बड़ी बहनें अभी भी मुस्कुरा रही थीं, बेफिक्र होकर राजनीति के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। ये देखते हुए कि हर किसी को स्थिति का एहसास नहीं था,
बीट्रिक को नहीं पता था कि इस समय और क्या कहना है। राजा को एक विचार सूझा कि क्यों न हम बाहर जाकर देखें। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि वह रानी का हाथ पकड़ेंगे। रानी भी शांति से उठ खड़ी हुई। अपनी पत्नी को प्राथमिकता देकर अपने बच्चों के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित करें। तीनों सोलम बहनों ने यूरानन के लोगों से मिलने के लिए बाहर जाते समय थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाया। इस समय उन्हें इस बात की परवाह थी कि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वे वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त हैं या यूरानन के पुरुषों के बारे में उनकी जिज्ञासा। इसने बीट्रिक को स्तब्ध कर दिया। उसने सोलम रॉयल्स की बेफिक्र पीठों को देखा। अंततः उसे जल्द ही हार माननी पड़ी। सावधानी पूर्वक तैयारी करने के बाद महल में नौकरों के साथ सोलेम परिवार धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चला गया और यूरानन के सम्राट का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था। इस समय बीट्रिक बेहद घबराई हुई थी। वह जानती थी कि बस एक पल में वह उस आदमी से मिलने वाली है जिसके लिए वह हर रात तरसती थी। बीट्रिक ने कभी नहीं सोचा था कि वह उस आदमी से फिर से मिलेगी, लेकिन उसे जल्द ही उसका सामना करना होगा। जैसे ही महल का दरवाजा खुला, सूरज की रोशनी बीट्राइस के चेहरे पर चमक उठी और उसे पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल बना दिया। पहली चीज जो उसने देखी वह यूरानन का राष्ट्रीय ध्वज था, जो एक बहुत ही बहादुर शेर का प्रतीक था। उसके सामने कैटिका के नेतृत्व में सेना थी। कैटिकाती को अपने घोड़े से नीचे उतरते देख बीट्रिक भीड़ में विलीन हो गई। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन कैटिका का चेहरा अभी भी उसके दिमाग में गहराई से अंकित था। महिला नायक हमेशा की तरह पहचान सकती थी कि स्टिका के पास अभी भी वह सुंदर, भावशून्य चेहरा था। स्टिका ने जो पहला वाक्य बोला वह सामने खड़े व्यक्ति से पूछना था कि क्या आप सोलम के राजा हैं। आवाज गहरी हो गई थी। इसके अलावा वह पहले से भी लंबा था, पिछली बार से पूरी तरह अलग। वह उस आदमी के सामने खड़ी थी जिसके लिए वह दिन रात तरसती रही थी। बीट्रिक को आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में बच गई थी और इस समय वापस आ गई थी। राजा ने शांति से स्टिका के प्रश्न का उत्तर दिया, ये सही है, मैं सोलेम का राजा हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सी हवा आपके महामहिम को यहाँ ले आई। मुझे पूरा यकीन है कि सोलेम में आपके लिए दूसरे कोने में खोजने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी बहनें इस बात पर चर्चा कर रही थी कि स्टिका ने अपनी भूमि पर आक्रमण करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व क्यों किया था। एक ने सोचा कि राज्य में चावल खत्म हो गया था और दूसरे ने सोचा कि उनके पास ताजा उपज खत्म हो गई थी। तीनों ने इस कारण पर बहस की कि यूरानन ने यहाँ सैनिकों का नेतृत्व क्यों किया था। अपनी बहनों के हास्यास्पद कारणों को सुनकर बीट्रिक को नहीं पता था कि वह अपना चेहरा कहाँ छिपाए। उसने चुपके से उनसे विनती की कि वे अब और फुसफुसाएं नहीं, क्योंकि यहाँ हर कोई उनके द्वारा कहे गए शब्दों को सुन सकता था। जैसा कि बीट्रिक ने तीनों सोलेम रॉयल बहनों की बहस सुनने के बाद सोचा था। स्टिका के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। बीट्रिक ने अनजाने में उस युवक के चेहरे पर मुस्कान देख ली। उन शब्दों को सुनने के बाद सिरा बेहद खुश लग रही थी। उसने अपना मुंह खोला और अपना प्रस्ताव रखा, क्योंकि आपने मेरे लिए खुशी का पल लाया है, मैं सोलम को एक विकल्प दूंगी। बोलने के बाद उसने अपनी तरफ से तलवार निकाली और सीधे सोलम के राजा की ओर इशारा किया। तेज ब्लेड उसकी गर्दन पर रखा गया, जिससे बीट्रिक और वहां मौजूद लोग अंतहीन रूप से घबरा गए। इस समय स्टिका ने ठंडे भाव से राजा की ओर देखा और पूछा कि क्या आप यहाँ मरना चाहते हैं या मेरे साथ गठबंधन करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप सही चुनाव करेंगे। ऐसा लग रहा था कि राजा सारा के निर्दयी रूप को देखकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते। बीट्रिक थोड़ा उलझन में थी।
इस आदमी ने पिछले 5 वर्षों में अनगिनत देशों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी श्रीना के प्रति भी बहुत स्नेह दिखाया। बीट्रिक उसके दिल को समझता था। वह अपना पूरा जीवन सीएए की दुश्मन बनकर बिताने की आदी थी, या शायद उस परिवार की गर्मजोशी के कारण जिससे वह अभी अभी मिली थी। इसलिए एक झटके में वह अनजाने में बाहर निकल गई और अपने पीछे वालों की रक्षा के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए आगे बढ़ी, लड़की को अपना दृश्य अवरुद्ध करते देखकर स्टिका ने पहचान लिया कि यह तारांकिन की आंखों की गहराई से 4 सोलेमैन से एक थी। उसने इस विचार का स्वागत किया और कहने के लिए अपना मुंह खोला कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा, है ना? बीट्रिक ने इस आर्टिका को दृढ़ निगाह से देखा और कहा, हाँ महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे आपके हास्यास्पद प्रस्ताव को स्वीकार करने में बहुत रुचि नहीं है।